मीजल है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द मीजल्स फर्स्ट। या आप करना चाहते हैं पहले? जैसे मैडम आपके हैं, डॉक्टर उम्मी ठीक है, कुलसूम है। जैसे भी आप लोग कन्वीनियंट फील करो। ठीक है। अब आप ऑनलाइन हो तो आप ही शुरू कर लो पहले, बेशक। जी जी मैडम। जी। तो रुबेला और पार्वो वायरस आप हैं। जी मैडम। विल यू गिव अस अ केस, या आपकी नहीं ऐसी इंटरेक्टिव डिस्कशन है? मैडम, केस कोई नहीं है मेरे पास। हाँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इसको हम फिर इंटरेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि हमने जी तीन मैडम। चीजें ये कवर करनी है, तो इसमें इट विल बी मोर इजी। अगर मेजल्स वो करना चाहे इंटरेक्टिव, तो वो फिर एक अलग से बात है, यानी अगर केस प्रेजेंट करना चाहे तो। जी तो मैडम। इसमें रुबेला की क्या अदरवाइज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? भाई वी आर अ, डिस्कसिंग ऑल दिस थ्री वायरल इन्फेक्शंस। आज के सेशन जी में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैडम, रूबेला का ये है कि अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, इनके 12 वीक से पहले, तो 90% चांस है कि इससे कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज होंगी, रूबेला हम्म। सिंड्रोम होगी, जिसमें कार्डिक इश्यूज होंगे, पेटेंट हम्म। डक्टन आर्टरियोसिस होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, और उसके अलावा मतलब माइक्रोसेफेली होती है, ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज होती है, कैटरेक्ट होती है, और हम्म। सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है। इसलिए हम्म। अगर 12 वीक से पहले हो तो हम पेशेंट को ना फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनेशन का देते हैं, क्योंकि 90% इसका चांस है। और मैडम ओके। अगर सेकंड हाँ जी। ट्राइमेस्टर, ठीक है, कंटिन्यू रखें। हम्म। जी मैडम, अगर मैडम सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद हो, यानी 12 वीक के बाद, तो हम्म। उसमें 55% चांस होता है कि ये इन्फेक्शन होने का, तो ठीक है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज का। तो इसलिए ठीक हम है। ना उस वक्त पेशेंट को ना दो ऑप्शन देते हैं। और पहले तो हम मैडम कंफर्म करते हैं कि आपने आईजीएम बताया कि अगर, अगर ये 12 वीक्स के बाद हो, 12 वीक से जी लेके मैडम, कब तक हो तो ये 55% चांस रह जाता है? मैडम 16 वीक तक ओके। ठीक है। ऑलमोस्ट। ओके। तब हम मैडम पेशेंट को ना दो ऑप्शन देते हैं कि एक तो हम्म। पेशेंट उसको कंजर्वेटिव में लेके जा सकती है। उसमें हम्म। हम उसकी बाद फीटल किड में डायग्नोसिस करेंगे बाय द हम्म। एमनियोसेंटेसिस एंड हम्म। कार्डियोसेंटेसिस। और उसके बाद अगर उसमें भी पॉजिटिव आता है तो अल्ट्रासाउंड सर्विलेंस हम करते हैं। और सेकंड हम्म। हम उसको ऑप्शन, क्योंकि 55% तो चांस है, तो उससे हम हम्म। सेकंड ऑप्शन ये भी देते हैं कि वो टॉप भी करवा सकती है। अगर ठीक है। 20 वीक के बाद ही अगर ये इन्फेक्शन होती है तो फिर सिर्फ ओनली डेफनेस का वो होता है, लेकिन उसमें हम टर्मिनेशन अलाउ नहीं करते हैं, पेशेंट को ऑप्शन नहीं देते। बट हाउ मेनी सर्विलेंस। चांसेस आर देयर इन आफ्टर द 20 वीक्स? क्योंकि आपने कहा कि 16 वीक्स के बाद जो है, 16 वीक्स तक जो है वो 55% चांसेस होते हैं। तो इसमें आफ्टर, व्हाट अबाउट आफ्टर 16 वीक्स? जी मैडम, ऑलमोस्ट 25%। ठीक है। सो इट्स नॉट 100% के उसमें ज़रूर हमने टर्मिनेशन करनी ही करनी है। तो जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, अप जी टिल मैडम। 12 वीक्स। तो जी इसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ द पेशेंट डजंट वांट टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इवन? हम्म, अब उसमें हालांकि 85% और 90% तक चांसेस है। जी ये मैडम। वैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको हम बाद में थोड़ा सा निगरान कर लेते हैं। लेकिन हम्म, इसमें पेशेंट प्रेजेंट किन सिम्टम्स के साथ करेगा? तो बिकॉज मैनी अ टाइम्स जी इट गोज अनरिकग्नाइज्ड। सो हाउ यू विल कम टू नो कि इस पेशेंट को रुबेला हो गया है, तो अब ये चीजें हमने करनी है। मैडम, पेशेंट ना वेक सिम्टम के साथ होगी, फीवर फ्लू लाइक हम्म। सिम्टम्स होंगी, हेडेक्स, मेलर रैश हो सकते हैं, आर्थेल्जियाज, मतलब इस टाइप मेलर सिम्टम्स के रैश साथ। इसमें क्यों होगा? रुबेला में मेलर रैश इस करेक्टरिस्टिक फीचर या क्या है? जी मैडम, करेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन कॉज मुझे नहीं पता कि क्यों होते हैं। नहीं, मेलर रैश, आर यू श्योर कि मेलर रैश होगा? रैश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म मैडम, होता फेस पे स्टार्ट होता है इसका है? रैश ना, फेस पे स्टार्ट होता है। देखो, साथ मेलर रैश लिम्फेडिक। होता है जो सिर्फ चीक बोन्स पे हो। जी जी इज मैडम। इट विद द रुबेला? जी मैडम, ये रुबेला के साथ होता है। ओके। तो इसमें जो रैश की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? देखो, इसमें ये एक बड़ा एमआरसीओजी का क्वेश्चन भी होता है कि वो आपको एक क्लिनिकल पिक्चर दे देंगे और उसमें बताएंगे कि पेशेंट को ये हो गया, रैश है, उसको ये इस तरह का रैश है। एंड देन यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द रैश टाइप। ठीक है, उसमें स्पेसिफिसिटी, इसलिए फीवर विद रैश एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इन तीनों चीजों में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं,
फीवर विद रैश हो सकता है। जी मतलब रैश मैडम। उसकी एक पर्टिकुलर फीचर होती है। तो उस रैश की जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं विद ईच वन ऑफ दीज, क्योंकि क्लिनिकली अगर आप देखो तो मीजल्स, रुबेला, पार्वो वायरस जो हैं इनके रैश काफी हद तक मिलते जुलते हैं। और लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक फीचर या एसोसिएटेड फीचर्स, अदर क्लिनिकल फीचर जो हैं वो क्या हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको फिर हम कंफर्म करते हैं बाय सीरोलॉजी एंड द अदर स्पेसिफिक टेस्टिंग। तो इसमें रैश टाइप क्या होती है? एक तो आपने मेलर मैडम, रैश बता दिया, चलो आगे हाँ और। मैडम, म्यूको पेपुलर रैश होते हैं। वो उसका क्या मतलब होता है मैकुलोपेपुलर रैश? हाँ मैडम, ये वो नहीं मुझे टाइप ऑफ पता रैश किस। दीज आर? जो मैकुलोपेपुलर रैश होते हैं ये हम किन किस्म के रैशेस को कहते हैं? मैडम, ये आइडिया नहीं, बस मैंने ये पढ़ा था फेस पे रैश होते हैं, हाँ, तो वहां से स्टार्ट होते हैं, फिर बॉडी पे जाते हैं। क्योंकि अब आप ये तीनों जो आपने, जो हम आज वो इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे, रुबेला, मीजल्स और पार्वोवायरस, इन तीनों में मैकुलर पेपुलर रैश होते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका टाइम ऑफ अपेयरेंस आफ्टर द इन्फेक्शन, फिर वो कैसे फेड अवे होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एसोसिएटेड क्लिनिकल पिक्चर, ये सारी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करेगी बिटवीन ऑल दीज। क्योंकि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस काफ़ी हद तक ओवरलैप करती हैं बहुत सारी चीज़ें। और आपको जो क्लिनिकली एक वो लगता है उसमें फिर उसको आप कंफर्म करते हो बाय द लैब टेस्टिंग। तो जी मैक्युलो मैडम। पेपुलर रैश क्या होता है? मैक्यूला का क्या मतलब है, या पेप्यूल का क्या मतलब है? एनीवन एल्स? कोई भी और जो इसको जिसको पता है और वो Um, डिस्कस करना चाहते हैं? मैडम Ma'am, the uh, papules जी। are spots which are not raised. And मैम papules raised spots को कहते हैं हम, raised lesions को। ओके, तो इसमें जो पेप्यूल है वो रेस लीजन होगी, और मैक्यूल क्या होगा? मैम फ्लैट स्पॉट्स को हम कहेंगे मैक्यूल, फ्लैट होंगे मैम। नहीं, फ्लैट, रेस्ड और फ्लैट में तो फर्क है ना। एक या रेस्ड है या फ्लैट है। फ्लैट का मतलब है रेस्ड नहीं, और रेस्ड का मतलब है फ्लैट नहीं। तो मैम पेप्यूल, मैक्यूल्स आर पेप्यूल फ्लैट बेसिकली, स्पॉट्स। नहीं देखो इसमें मैक्यूल है जो स्लाइटली रेस्ड होते हैं, लेकिन वो रेस्ड लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। यानी उन वो बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं होते, इट इज जस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब हमेशा इनका बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं होते। फ्लैट भी नहीं होते, लेकिन इनकी एक डायमेंशन होती है। और दूसरी चीज ये कि जो पेप्यूल होते हैं वो कोई भी एरिया डिसकलर्ड स्किन का, लेकिन अगेन वेरी स्मॉल इन साइज। तो अगर आप इसमें रुबेला के खास तौर पे अगर देखो, और मीजल्स में भी अगर आप में से किसी ने देखा हो, तो वो छोटे पटिकियस की तरह से होते हैं। पिटिकिया की तरह से छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे टिपिकली अपीयर फर्स्ट ऑन द फेस, और इसमें इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड रैश के साथ बहुत एसोसिएटेड होता है। कि इसमें इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो इसमें रैश के निकलने से 8 दिन पहले, रुबेला की हम बात कर रहे हैं, और 8 दिन बाद तक इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड रहता है। अब पेप्यूल जो है, या इवन जो एरिथेमा जो है, वो बेसिकली तो पिंकिश इन कलर होता है या रेडिश इन कलर भी हो सकता है। लेकिन रैश का लफ्ज हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, इवन बाल दफा एलर्जिक फिनोमिनाज में भी हम रैश की बात कर रहे होते हैं। रैश वो एरिया होता है जो कि जिसमें स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो पिंक या रेड भी हो सकता है बिल्कुल ब्लैंक कलर भी हो, और हो सकता है वो ब्राउन भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है, वो मतलब डिफरेंट फ्रॉम द स्किन। सो रैश इज ऑलवेज एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन। मैक्यूल उसका रेस्ट कितना है, पेप्यूल उसका कलर कैसा है। ठीक है, उसमें कलर उसका वो होता है। और बाकी जो पर्परा है वो तो ब्लीडिंग इनटू द स्किन होती है, उस इसलिए हम उसको उससे डिफरेंट, उसको इसके साथ मिक्स अप नहीं करते। लेकिन मैक्यूलो पेपुलर रैश, छोटे छोटे दाने जो कि जिनका कलर भी चेंज हुआ होता है, जो थोड़ा सा सरफेस से रेस्ट भी होते हैं, वो मैक्यूलर पेपुलर रैश कहलाते हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी डेंसिटी फर्क हो सकती है फ्रॉम वन इन्फेक्शन टू अनदर इन्फेक्शन। एरिया ऑफ जो है इनका रैश का वो फर्क हो सकता है। व्हाट इज पर्टिकुलरिटी अबाउट द रुबेला रैश? क्या इसके साथ अब जो हम मीजल्स और रुबेला को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके रैश को?
मैडम, रुबेला के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लिम्फेडिनोपैथी होती है और स्पेसिफिकली सब ऑक्सीपिटल और पोस्ट ओलिकुलर लिम्फेडिनोपैथी पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसमें आर्थरेल्जिया भी हो सकता है। ठीक है, आर्थरेल्जिया पोली आर्थ्रोपैथी होती है, और इसमें जो रैश का तो हमने बात कर ली। एक मिनट बेटा, जरा मैं फोन सुन लूं। जी, तो कहाँ पे थे हम? मैडम वो आप रैश का हम्म, बता रही थी ठीक है। अपेयर होने। तो इसमें व्हाट आर द कॉप्लिक स्पॉट्स? कॉप्लिक स्पॉट्स भी और फॉरशेमर स्पॉट्स भी रुबेला में कौन से होते हैं और मीजल्स में कौन से होते हैं? बड़े सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये कुछ 2-4 दिनों के लिए ही होते हैं, लेकिन बहुत क्लिनिकली ये बड़े करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट्स किस में होते हैं? ये तो नाम सबने ही सुना होगा। Coplic spots are small मीजल्स। white spots on the hard palate in cases of measles. जबकि जो फॉरशेमर स्पॉट्स हैं ये रेडिश स्पॉट्स होते हैं, जो कि अगेन ऑन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इन केसेस ऑफ रुबेला। तो ये जो हैं ये थोड़ा सा इसकी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स होती हैं, बट नॉट इन 100% ऑफ द केसेस। जैसे फॉरशेमर स्पॉट्स जो हैं वो तकरीबन 20% में होते हैं, बट कॉप्लिक स्पॉट्स आर मोर फ्रीक्वेंट। तो ये तो हैं जो कि इसके रैश की करेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये पहले फेस पे, फिर उसके बाद जो है वो हैंड्स, और उसके बाद ये ट्रंक्स पे सारा, स्पेशली बैक पे ये अमूमन होते हैं। इवन हैंड्स और फीट ये सब जगहों पे हो सकते हैं। तो अब इसमें और क्या, इसमें सिर्फ ये तो था जो हम रैश की डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, कि बाल दफा पेशेंट गोस एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे केसेस में पता भी नहीं चलता, ऐसे ही माइल्ड फीवर फ्लू हो गया, और उसके बाद जो है वो हम अमूमन पेशेंट से हिस्ट्री भी पूछते हैं फीवर फ्लू रैश की। तो रैश इज टिपिकल इन ऑल दिस थ्री। फीवर फ्लू वैसे हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा में भी, वैसे भी किसी भी और चीज़ से, अगरचे रैश का डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो और भी बहुत है, लेकिन जो टिपिकल जो मिलते जुलते रैश हैं वो इन तीनों के ही हैं। बाकी जो रैश हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे वेजिकुलर, जो कि फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स होते हैं, वो हर्पीस में हो सकते हैं, चिकन पॉक्स में हो सकते हैं, इवन सिफिलिस में भी हो सकते हैं। तो वो थोड़ी सी उसकी कैटेगरी फर्क हो जाती है, अगरचे रैश के डिफरेंशियल में वो भी आ जाते हैं। तो ये तो था जो इसका जो है वो इसका था कि हमने डायग्नोस कैसे करना है वंस अ पेशेंट कम्स टू यू, जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये रुबेला का केस है। तो इसमें हमने बाकी रिस्क डिपेंड्स अपॉन द जेस्टेशनल टाइम पीरियड, और उसका जो है वो उसमें कितना है। बट व्हेन द पेशेंट गेट्स दीज रैशेज और वो सारा, इसका क्या मतलब क्या होता है? यूजुअली पेशेंट इज नॉन इम्यूनाइज्ड। जी इसकी इम्यूनिटी जो है पेशेंट की वो कैसे आती है? मैडम इसकी वैक्सीनेशन होती है व्हाट इज MMR दैट जो वैक्सीनेशन? एमएमआर? एमएमआर किस एज जी पे लगता है? मम मैडम ये मम्स मीजल और रुबेला की हाँ वैक्सीनेशन वो ठीक है, ये ये मिक्स्ड वो होती है, लेकिन किस एज मैडम पे ये लगाया जाता है यूजुअली?
मैडम ये ईपीआई प्रोग्राम में है बिल्कुल बच्चों प्रोग्राम में। में है, लेकिन इसकी एज क्या होती है? 1 डोज होती है, 2 डोज होती है? मैडम 2 डोजेज होती हैं, प्री प्रेगनेंसी अगर होती है 4 वीक का पार्ट इनके इससे लगाई हम्म। जाती है, और फिर हम्म। 4 वीक के लिए उसको प्रेगनेंसी उसको कंट्राइंडिकेटेड होती है, प्रेगनेंसी हम्म। अलाउ नहीं हम्म। होती। ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो हम तब लगाते हैं ना जब हमने ये हम अभी अभी तो हम बिल्कुल चाइल्डहुड जो ईपीआई प्रोग्राम के तहत है, ये वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि 1 ईयर पे और उसके 1.5 साल पे अमूमन ये लगता है। और 2 डोज के साथ 98% पॉपुलेशन इज इम्यून, और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। So जी। this is how we basically go for the screening of rubella IgG just to determine the immunity status of that patient. लेकिन ये अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम या ईपीआई प्रोग्राम पे अक्सर लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, सो देयर आर क्वाइट हाई चांसेस दैट मैनी ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज आल्सो नॉट इम्यूनाइज्ड टू इट. Either they should get the infection to be immunized or they should get vaccination to be immunized. तो अगर इसमें जो एडल्ट वैक्सीनेशन है वो 18 साल के बाद लगाई जाती है इफ द पेशेंट इज नॉन इम्यूनाइज्ड टिल दैट एज, और वो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देता है, इसलिए इसको जो है वो, लेकिन प्री प्रेगनेंसी हम अमूमन ये रुबेला आईजीजी नहीं करवा रहे होते. यूजुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन द प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते ही प्रेगनेंसी में है. But if the patient comes to us for the prenatal screening for some problem या उसमें suitability को assess करने के लिए, तो हमें उस पे स्क्रीन करके उसका immune status देख लेना चाहिए if she and her parents are not very sure about the vaccination program. अगर एमएमआर उसको लग गया हो तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर एमएमआर नहीं लगा तो उसमें प्री प्रेगनेंसी एमएमआर 2 डोजेस लगवा देनी चाहिए, और सेकंड डोज के कम से कम 1 महीने तक उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो है जो उसके उसमें हमने इम्यून स्टेटस उसका देखना होता है. बट नाउ कमिंग टू द केस जो कि हमने जो ज़्यादा बेसिकली है, जो कि आफ्टर 12 वीक्स वाले केसेस हैं, 16 वीक्स तक उसमें 55% चांसेस हैं कि उसमें इफेक्ट होगा बेबी. और उसके बाद जो 20 वीक्स के बाद हैं वो तकरीबन 25% केसेस आ जाते हैं. How do we go for the antenatal surveillance in those cases, and what can we offer to the patient? मैडम हम सबसे पहले उसका आईजीएम चेक करवाते हैं, अगर आईजीएम हम्म. पॉजिटिव हो तो फिर हम्म. पेशेंट को 2 to 3 वीक बाद दोबारा अगेन कॉल हम्म. फॉलो अप करते हैं, उसके बाद उसका आईजीजी रिपीट कराते हैं। अगर हम्म. आईजीजी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट को ना इन्फेक्शन है, अगर हम्म. वो ठीक है, आईजीजी पॉजिटिव इन्फेक्शन आ अब जाए। कंफर्म हो गया, इन्फेक्शन कंफर्म हो गया, देयर आर चांसेस के बच्चा भी अफेक्ट हो सकता है. बिफोर 16 वीक्स 55% में, और आफ्टर 20 वीक्स ऑलमोस्ट 25% में. तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा इफेक्ट हुआ है या नहीं, और उसमें हमने पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करनी होती है ये, और फीटस को हमने कैसे सर्वेलेंस करनी होती है, क्योंकि मैडम इसके लिए फिर टर्मिनेशन ऑफ जी। प्रेगनेंसी वाली चीज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो तो हम यूनानिमसली वो करते हैं. लेकिन जो मेरा सवाल एक साइड क्वेश्चन आया था पहले, कि सपोज पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट, चाहे आपने उसको 100% बता भी दिया कि इसमें 100% चांसेस हैं कि ये बच्चा जरूर इफेक्ट होगा, तो फिर हमारे पास कोई चीज है जो हम उसको ऑफर कर सकते हैं? यस मैडम, हम उसके बाद ना 20 वीक के बाद मैडम उसका वो फीटस का टेस्ट करवाएंगे, उसमें हम कार्डियोसेंथिसिस वो तो करवा सकते स्क्रीनिंग है हैं। ना, वो तो स्क्रीनिंग है टू डिटरमिन के अब ये कुछ नुकसान हो चुका हुआ है. बट जी। राइट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट डायग्नोसिस व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर सर्वेलेंस, और हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है कि ये इन्फेक्शन आपको हो गया, कंफर्म हो गया, अब इसमें इतने परसेंट चांसेस है कि ये एनॉमलीज होंगी, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत हाई चांसेस हैं एनॉमलीज के. जी। बट द जी। पेशेंट डजंट ऑप्ट फॉर दैट टर्मिनेशन. ठीक है, ये अब उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें इसमें जरूर इन्फेक्शन हो जाना है, अगर चाहिए 100% तो नहीं, लेकिन 85 to 90% तक का क्लेम किया जाता है. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कंफर्म हो गया, यानी ये नहीं है कि अब हमने कंफर्मेशन के चक्रों में पड़ना है, वो हमने कंफर्म कर लिया कि ये सारा कुछ है. तो मैडम अल्ट्रासाउंड सर्विलेंस करेंगे, अल्ट्रासाउंड।
उसका बेटा इसमें जो मेरा सवाल था ना, जो हम पहले भी एंटीबॉडी। मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में, कि क्या हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं? नहीं मैडम, इम्यूनोग्लोबुलिन का तो मैंने नहीं रोल नहीं दे पड़ा। सकते। अगर अगर फर्ज किया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को वो नहीं मानती है, तो क्या हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं या नहीं? नहीं मैडम। दे सकते हैं। अच्छा। If the patient doesn't go for termination of pregnancy, just in ओके। order to reduce some chances of maternal fetal transmission risk and the resultant fetal anomalies. ओके ठीक मैडम। है, वो फिर उसमें देखो एक वर्स एंड वर्स, एक लास्ट ऑप्शन होती है हमारे पास, तो वहां पे फिर उसका रोल आ जाता है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द 55% चांसेस जहाँ पे मिले उसके हैं एनॉमलीज के, वहां पे भी। और इवन यस मैम। जो 25% चांसेस में तो जरूरत उस तरह से नहीं होती, क्योंकि तकरीबन 1/4 चांसेस रह गए ना, वहां पे आपने फिर फीटल सर्वेलेंस के साथ उसको करना है। लेकिन बेबी अफेक्टेड है या नहीं है, वो हम कैसे कैसे पता करेंगे? बेबी मैडम एक तो हम इन्फेक्शन का हमें जी कैसे पता चलेगा? मैडम, हम 20 वीक के बाद एमनियोसेंथिसिस कर सकते हैं, कार्डियोसेंथिसिस, उसमें पीसीआर करवाएंगे। हम्म। पीसीआर में उसका वायरल आरएनए देखेंगे, उससे हमें हम्म। कंफर्म होगा कि बेबी इन्फेक्टेड है। बाकी फिर उसके बाद उसको फिर भी दो ऑप्शन देंगे, टर्मिनेशन की और हम्म। मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। अगर पेशेंट हम्म। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है तो मैडम फिर अल्ट्रासाउंड करके उसकी सर्विलेंस करते रहेंगे टिल टर्म तक, उसको लेके हम्म। जाएंगे। ओके। तो ये हमने सारा कुछ कर दिया, और उसके साथ उसकी काउंसलिंग होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, फीटल स्टेटस एट दैट टाइम, जो जो कुछ हमने उसको देखा। तो व्हाट कैन जी बी द मैडम। रिस्क ऑफ दिस वेयर द पेशेंट इज नॉट गोइंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें हमें पता चल गया कि बच्चा अफेक्टेड है, हैज बीन इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। तो वहां पे क्या मसले मसाइल हो सकते हैं बच्चे में, न्यूबॉर्न में? मैडम सारी न्यू बॉर्न एनॉमलीज में को तो आपने स्क्रीन कर लिया। जी हम्म। मैडम। हम्म। मैडम वो इसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो सकती है, उसमें पेटेंट ओके। डक्टल आर्टरियोसिस हो सकती है पेशेंट को, बेबी हाँ। को। ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और साथ ही हम्म। कैटरेक्ट हो सकती है, माइक्रोसेफेली हम्म। मतलब ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। और हम्म। उसके अलावा सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकती है बेबी हम्म। को। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें Important- ये ऑडिटरी जो प्रॉब्लम्स हैं जी ये हो मैडम। सकती हैं, और बाकी हार्ट डिफेक्ट्स, ये सारा कुछ जो है वो आई आपने जो बताया, अनीमियाज हो सकती हैं, प्लेटलेट कम हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, एवरीथिंग कैन बी। अब इसमें जो अब हम जो बच्चे को इसमें कैसे हम डायग्नोस करेंगे? अब देखो ये कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम में ये चीजें डेवलप होते होते, डायग्नोस होते होते कुछ टाइम लगता है, और जो हियरिंग डिफेक्ट है वो भी जाहिर है उसको पता चलते चलते कुछ टाइम लगता है। बट ईयर तक, व्हाट यस मैडम। व्हाट एट बर्थ एंड बिफोर, बिफोर बर्थ तो हमने बात कर ली कि पीसीआर और वो सारा हम करेंगे। कोर्डोसेंट सिरोलॉजी के लिए हम कोर्डोसेंटिसिस हमें करनी पड़ती है। वरना जी मैडम। एमनियोटिक फ्लूइड पे तो हम पीसीआर देख सकते हैं। जी। लेकिन आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या क्या टेस्ट होते हैं जो कि हम बच्चे में कर सकते हैं? तो मैडम आफ्टर बर्थ एक तो बेबी की फीटल एको करवा सकते हैं। हम्म। अल्ट्रासाउंड इन्फेक्शन एको से करवा। रिलेटेड पहले ये तो हैं जो हमने ऑर्गन स्पेसिफिक हमने करनी है, स्क्रीनिंग करनी है कि कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ हुआ है। बट व्हाट अबाउट द इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव स्टेटस, सीरोलॉजी से रिलेटेड, पीसीआर से रिलेटेड, वो कब कब कैसे? क्या मदर से आईजीजी ट्रांसमिट होगी बच्चे में? नहीं मैडम। नहीं होगी। आईजीजी क्या बच्चा अपना इम्यून सिस्टम बच्चे का कब काम करना शुरू करता है? मैडम आफ्टर 20 वीक, 10 वीक After के 20 बाद। weeks. So the baby can develop IgM and IgG after 20 weeks। ये लेकिन उसका जो रेट होता है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उस पर हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते। बट आफ्टर बर्थ अगर मदर में आईजीजी बन गए, तो वो बच्चे में जा जी सकते हैं या नहीं जा सकते? एज वी डिस्कस्ड इन ऑल प्रीवियस केसेस, कि वो मैडम सिरोलॉजी जो जा है सकते वो बच्चे जी में मैडम। ट्रांसमिट होती है। तो कम जी से मैडम कम होती है पहले तो। 3 महीने का जो है वो ओवरलैप कर सकता है बच्चे में मदर से ट्रांसफर शुदा। यस ठीक है। मैडम। एंड इफ द बेबी हैज बीन इन्फेक्टेड इन द लेटर
सेकेंड ट्राइमेस्टर और द अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर, तो फिर ऐसी सूरत में आईजीएम पॉजिटिव आने के भी चांसेस होते हैं, बिकॉज दैट परसिस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है। यस मैडम। और उसके बाद फिर जी। आईजीजी जो है वो 3 महीने के बाद 6 महीने पे हम जब करेंगे तो वो दैट विल रिफ्लेक्ट द फीटल इम्यून सीरोलॉजी। ठीक। ओके तो ये मैडम। हम करेंगे और साथ ही हम जी। इसका पीसीआर तो डेफिनेटली टेस्टिंग करेंगे ही, बट एज द आईजीजी गोज ऑन एंड राइज तो पीसीआर कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट एंटीबॉडी देन कैन किल द बैक्टीरियाज, और वो उसमें सारा वो हो जाता है। अब इसमें जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के बच्चों में एक और क्या प्रॉब्लम होता है अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्गन डैमेजेस, और जो हमने बहुत सारी वो चीजें की मैडम कि इसकी, आईयूजीआर भी होते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। वो तो लो बर्थ वेट की सूरत में होगा ना, और बाकी इंट्रा जी। जो एंटीनेटल टाइम पीरियड में उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, और उसमें इवन जो मिस ये तीनों इन्फेक्शन पे मिसकैरेज भी हो सकती है, आईयूडी भी हो सकती है, लो बर्थ वेट बच्चा भी हो सकता है, आईयूजीआर भी हो सकता है। ये सब चीजें तो तीनों इन्फेक्शन में कॉमन है, जैसा किसी भी इन्फेक्शन में होता है। तो लेकिन इसमें जो और चीज जो मैं बताना चाह रही थी कि द बेबीज हु आर born with congenital rubella syndrome कैन एक्सक्रीट लाइव वायरस फॉर, लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी सीरोलॉजी पे भी, बट कैन आर एबल टू एक्सक्रीट द लाइव वायरस अप टिल 1 year ऑफ एज। यही वजह है कि हमें उनमें जो आइसोलेशन वो सारी चीजें हैं वो उसमें हमें करनी पड़ती हैं, और ये चीज हम आइसोलेशन वाली चीज उस वक्त तक करते हैं जब तक 2 कल्चर नेगेटिव ना आ जाएं, जो कि 1 महीने के फर्क से हम 2 दफा करते हैं। तो अप टू 1 year आइसोलेशन इज रियली बिट डिफिकल्ट चैलेंजिंग थिंग, लेकिन इसमें हम फिर इसको 3 महीने के बाद जब कल्चर करवाते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा करवाते हैं, एटलीस्ट 2 कल्चर नेगेटिव होने चाहिए बिफोर द आइसोलेशन इज स्टॉप्ड, ताकि मतलब यस। इसमें ज़्यादा जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, बाकियों में तो कोई उस तरह से रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी इसमें कोई ब्रेस्ट फीडिंग का इशू ऐसा सच नहीं होता, और सपोर्टिव केयर ही होती है, क्योंकि इसमें सवाई वैक्सीनेशन के और कोई ट्रीटमेंट एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, एंटीवायरल थेरेपी इसमें नहीं होती, जस्ट द सपोर्टिव केयर। यस तो मैडम। इसमें जो है वो ये मतलब ये चीज हो सकती है। अब इसमें जो बेसिकली जो मदर में जो मसला होता है वो ज्यादातर इसमें लिम्फेडिनोपैथी, ये जो आर्थरेल्जिया वगैरह ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, और सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन अगर कोई मेल नरिश्ड हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या कोई को एग्जिस्टेंट एचआईवी इन्फेक्शन, तो उसमें ये वाले रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि एक लो ग्रेड इन्फेक्शन को हाई ग्रेड इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका ज्यादा रोल इसकी डिफरेंट जो मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं इन द डिफरेंट ट्राइमेस्टर वाइज, और बाकी वैक्सीनेशन कब कब लगनी चाहिए, और इसमें कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम को हमने कैसे डायग्नोज करना है और उसको कैसे लेके चलना है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। और अमूमन इसमें जब एक्सपोजर होता है तो एक्सपोजर से जो है वो इन्फेक्शन होने से लेके सिम्टम्स होने तक इसका टाइम पीरियड तकरीबन 2 हफ्ते लग सकता है। तो इसलिए जो और इस ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें जो जो एक अकॉर्डिंग टू अ डेटा इन 2024 तकरीबन 17,000 केसेस जो हैं वो रुबेला और मीजल्स के डायग्नोज हुए इन पाकिस्तान, एंड इट्स ऑन राइज, जो कि इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज में भी डिफरेंट कंट्रीज में भी इसका एक अपसर्ज देखा गया है इन इन्फेक्शंस में, तीनों इन्फेक्शंस में, सिर्फ एक ही नहीं। मीजल्स के तो आजकल वैसे काफी ज्यादा एपिडेमिक्स हैं भी यूएसए वगैरह में और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे, तो अगेन ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो इसमें जो WHO का क्राइटेरिया होता है एज रिगार्ड टू द मीजल्स, वो 2 in million हो तो उसको समझा जाता है कि ठीक है ये सप्रेस्ड है, एलिमिनेटेड है। लेकिन अगर ये 2 से ऊपर हो जाए, 4 फोल्ड 5 फोल्ड बढ़ जाए, तो फिर इसको एक ब्रेक डाउन की सूरत इख्तियार वो कर लेता है, एक एपिडेमिक उसको समझा जाता है। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर, तो हमारे यहाँ भी मीजल्स का एक काफी ज्यादा अपसर्ज आया था कुछ साल पहले, आई थिंक इट वॉज 2021।
कि जिसमें ये हुआ था, और काफी सारे बच्चों की एक्सपायरीज भी हुई थी इसमें, एंड डेफिनेटली दैट कैन बी इन्फेक्टेड आफ्टर द एक्सपोजर टू अ मीजल्स इन्फेक्टेड चाइल्ड। तो इस वजह से, और अगर प्रेग्नेंट मदर्स का हो तो उसमें वो चीजें फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई थिंक वी आर ओवर विद दिस रुबेला इन्फेक्शन नाउ, कैन वी मूव ऑन टू द मीजल्स नाउ? क्या बल्कि आप ही का शायद पार्वो जी वायरस का मैडम, भी है। जी हाँ जी। मैडम ओपन। तो पार्वो वायरस से रिलेटेड, पार्वो वायरस, अब हम जो बात करते हैं ना रुबेला और उसकी ये जो है मीजल्स की, तो वो इतना कॉमन नहीं होता जितना पार्वो वायरस इन्फेक्शन कॉमन होता है। तो पार्वो वायरस इन्फेक्शन की पर्टिकुलैरिटी क्या है इन द प्रेगनेंसी? मैडम इसमें ना हाई इसका ड्रॉप्स जो हो जाते हैं। इंसिडेंस है ना, इसका जो इंसिडेंस है ना, वो तकरीबन हम्म। 60% है एडल्ट्स में। मतलब ये सीजनल फ्लू के तौर पे भी हो सकता है, और ये इसका बाल दफा पता भी नहीं चलता, और खास तौर पे अगर प्रेगनेंसी में ये सीजनल फ्लू हो तो द पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर ऑल दीज इन्फेक्शन, जस्ट टू नो कि किस में मॉनिटरिंग, क्या किस चीज किस्म की मॉनिटरिंग की किस में कितनी जरूरत है, उसमें कम से कम ये हमें पता चल जाता है। तो व्हाट इज द पर्टिकुलर फीचर ऑफ पार्वोवायरस इन्फेक्शन, व्हाई इट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी? मैडम इसमें ना पेशेंट जब इन्फेक्टेड होती है तो अगर बेबी में ट्रांसफर होते हैं तो मैडम इसमें हाई ड्रॉप्स हो जाता है, मतलब हम्म। फीटस में। ठीक है। और अगर उसका और ट्रीटमेंट किया जाए तो उसकी रिकवरी 90% से भी ज्यादा रिकवर हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, मतलब मतलब ये इसका ज्यादातर ये आउटकम बहुत सेल्फ अच्छा है। रिजॉल्विंग है, माइल्ड जी फॉर्म में मैडम। होता है, एसिम्टोमेटिक जो है वो ज्यादातर होता है। और इसमें जैसे एज कंपेयर टू रुबेला, क्योंकि ईपीआई प्रोग्राम में है तो वो एमएमआर तकरीबन ज्यादातर को लग ही रहा होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट पॉपुलेशन जिनकी कोई असेसिबिलिटी ना हो या हु रिफ्यूज वैक्सीनेशन। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक जो है वो र्यूमर भी है कि एमएमआर वैक्सीनेशन से ऑटिज्म हो जाता है, हालांकि ये स्टडीज ने गलत इसको प्रूव किया। और पार्वो वायरस का तो ऐसा कोई वैक्सीन है भी नहीं जो कि ईपीआई प्रोग्राम में शामिल हो। तो इस जी वजह मैडम। से अब बहुत सारी पॉपुलेशन इस चीज को कंसिडर करते हुए, इवन जो नॉर्मल रूटीन की वैक्सीनेशन है, हम अर्बन कंट्रीज की, अर्बन एरियाज की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन जो रूरल एरियाज में है खासतौर पे ये चीज ज्यादा कॉमन होती है। सो यहाँ पे ये चीजें फिर इस तरह से फ्लेयर अप हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के हिसाब से फिर इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब इसमें ये ज्यादातर जो है वो मतलब ज्यादातर जो होते हैं स्कूल चिल्ड्रन में ये हुआ, और उसके बाद मदर को वो जो है, क्योंकि इम्यूनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, हर्ड इम्यूनिटी इसमें नहीं है, बावजूद इसके कि ये बड़ा कॉमन है। हर्ड इम्यूनिटी जी। इसमें इसलिए नहीं है कि इसकी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ज्यादा अरसा नहीं रहती, तो बार दफा ये साल में 2 दफा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको सीजनल फ्लू के तौर पे अमूमन लिया जाता है, बट इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट। और उनमें जो है वो सीरो कन्वर्जन प्रेगनेंसी के दौरान में अगर हो जाए तो इसमें इसका भी एक टिपिकल रैश होता है। एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर बाय विच यू डायग्नोज क्लिनिकली कि ये पार्वो वायरस हो सकता है? मैडम इसका क्लासिकल स्लैप चीक रैश होते हैं। ठीक है। हाँ, वो बहुत बहुत टिपिकल होता है। और इसमें भी जी मैडम। फेरेंजाइटिस टाइप इसका एक रैश एग्जिस्ट करता है ऑन द सॉफ्ट पैलेट ओनली। और इसके अलावा इसके जो रैश हैं ये मिलते जुलते रैश होते हैं, अगेन द मैकुलोपेपुलर रैश, जो कि फेस पे, फिर ट्रंक पे, ये सारे उस पे जगहों पे होता है, और जिससे हम उसको डायग्नो, लेकिन जो स्लैप्ड चीक जो इसका रैश है वो बहुत पिक्यूलियर होता है, तो वो उसके साथ डायग्नोसिस इसका बहुत मुश्किल नहीं होता। बट व्हाट इफेक्ट्स, अब ये आपने तो मुझे हाइड्रोप्स फिटालिस की बात की ना, लेकिन व्हाट जी मैडम। कॉम्प्लिकेशन कैन इट कॉज इन इन द मदर हरसेल्फ? मतलब मैडम ये प्लास्टिक अनीमिया कॉज करते हैं। क्योंकि इट हैज उसका प्री स्पेसिफिक स्पेसिफिक अफिनिटी फॉर द आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट के साथ आरबीसी। इसकी जी होती है। मैडम, तो एरिथ्रोसाइट को इसी वजह डिस्ट्रॉय से कर हाँ, देते अगर ऑलरेडी एक अनीमिक पेशेंट है या जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज है, उनमें तो बहुत ही बुरा हाल होता है। लेकिन हैं। जी अदरवाइज मैडम। भी ये एनीमिया कर सकता है, ये प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है इन सीवियर केसेस। जी मैडम ये और प्लस। इसके अलावा इसमें आर्थरेल्जिया, अब ये देखोगे आपके आर्थरेल्जिया, इनमें एक बड़ी कॉमन फीचर होती है लिम्फेडिनोपैथी, पॉलीआर्थ्रोपैथी एंड इवन मायोकार्डाइटिस, जो कि जी। अमूमन हम इन्फ्लुएंजा के केसेस में ज्यादा उसको स्पेसिफाई करते हैं या कोविड के साथ करते हैं।
लेकिन इसमें इवन मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, ये जो इन्फ्लुएंजा या मिलते जुलते जो वायरसेस होते हैं, दे ऑल अफेक्ट मायोकार्डियम। तो यस। इसलिए इसमें भी जो सीवियर केसेस हैं उनमें ये सारा कुछ हो सकता है। जी मैडम। हाउ डज इन्फेक्ट द बेबी, डेवलपिंग बेबी? मैडम ये जब पेशेंट भी आईजीएम वही पॉजिटिव आते फिर हम आईजीएम फिर आईजीजी करवाते हैं। उसके बाद मैडम जब ये अगर ये मैडम वो बताऊं जब अगर बेबी इन्फेक्टेड हो गए तब क्यों पूछ रही हैं आप? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ ना। अच्छा अच्छा, इससे मैडम जब इससे भी ये पहले हम उसकी बात बाद में करते हैं। इससे भी पहले मुझे ये बताओ कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कितने कितने केसेस में होती है, एंड इन व्हाट टाइम पीरियड? जैसे हमने अभी रुबेला का कहा कि ये तो 12 वीक्स तक तो जी मैक्सिमम होता है। तो इन व्हाट टाइम पीरियड देर इज मोर रिस्क, और उसमें मैडम ट्रांसमिशन जी कितनी होती है? मैडम स्टार्ट में जो है ना 15 वीक से पहले तो इसकी ट्रांसमिशन मतलब 15% होती है। और 15 से 20 वीक तक इसकी ट्रांसमिशन 25% होती है। मतलब हम्म। इन्फेक्शन स्टार्ट उसमें कम मतलब कम होती है। लेकिन उसका जो हाँ। फीटस लॉस है ना वो ज्यादा होता है यानी 9% जो यूजुअली फीटस लॉस है। यूजुअली जो इसकी ट्रांसमिशन रिस्क है वो ज्यादा कॉमन होता है, 9 to 20 वीक्स 20। तक ज्यादा कॉमन होता है। और जी इसमें जी मैडम। अप टू 33% इसमें ये हो सकता है इन्फेक्शन, जो अप टू 33% में जिनमें ट्रांसमिशन होती है उन केसेस में, वहां पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट देखा गया है। अब यस जो मैडम। इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं बच्चे में? बेसिक पैथोलॉजी इसमें क्या होती है? मैडम ये जाके आरबीसीज पे एक्ट करते हैं उसकी ठीक है। वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं उसकी ठीक है। प्रोडक्शन को जिसकी वजह से हाँ। अनीमिया होता है। उसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया की वजह से ये कार्डिक फेलियर कॉज करते हैं क्योंकि कार्डिक कंजेस्टिव आउटपुट कार्डियक ज्यादा हो फेलियर, जो किसी भी एडल्ट में जाता जैसे होता है उसी तरह इसमें भी हो जाता है। कार्डिक फेलियर कॉज करते हैं। और हाँ। उसके बाद इनकी इसकी वजह से 3% चांस होता है हाई ड्रॉप्स का। उसमें से भी ठीक है। सिर्फ यानी कि 50% होते हैं जो कि आईयूडी हो जाते हैं। लेकिन अगर हाँ। इसका हम ट्रीटमेंट किया जाए सर्विलेंस अल्ट्रासाउंड और डॉपलर से मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर हम देखें अगर तो उसको इनके इंटरयूटाइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो इसका रिवर्स 90% से ज्यादा है कि 90% हाँ। ज्यादा बेबी रिकवर हो जाते हैं। तो इसमें जो हम जो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि अब ये इन्फेक्शन इसको हो गया है, और फिर उसके बाद हमने इसको देखना है कि अब फीटल एनीमिया तो हमें पता है कि इसमें हो जाएगा, और हाइड्रॉप्स भी हो सकता है। तो उसमें फिर हम कैसे कैसे मेजर करेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो, जी मैडम। और ये देखने के लिए और कितने अरसे के लिए करेंगे, यानी वो कितना टाइम जी पीरियड है जिसमें हमें ये बड़ी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस चाहिए होती है कि बच्चे में हाइड्रॉप्स ना हो जाए और हम इसको टाइम पे ट्रीट करें, क्योंकि हाइड्रॉप्स हो जाए तो फिर तो उसकी जरा मैनेजमेंट जी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैडम हम इसका ना कैसे हम करें? मैडम हम्म। हम इसका ना 20 वीक से स्टार्ट करते हैं सर्विलेंस 1 to 2 वीकली इसका अल्ट्रासाउंड नहीं, करवाते हैं। अगर उसमें फर्ज मीडियम किया इसको 12-13 हफ्ते पे हो जाता है, तो हम क्या 20 वीक्स का इंतजार करेंगे? मैडम 6 वीक बाद यानी कि जब इसको इन्फेक्शन हुए ना तो उसके 6 वीक बाद यानी कि इसके ट्रांसमिशन का रिस्क होता है। तो 18 वीक ठीक के है। बाद आके हम स्टार्ट सर्विलेंस करते हैं। अगर मैक्सिमम भी अगर हम पहले स्टार्ट करें तो 18 वीक के बाद हम इसकी सर्विलेंस स्टार्ट करते हैं। 1 to 2 हम्म। वीकली हम अल्ट्रासाउंड करवाते रहते हैं। अगर एक केस में अगर 30 वीक तक अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं आता तो हम ना रीअश्योर करा देते हैं पेशेंट को। लेकिन तकरीबन अगर इस मतलब दौरान जहाँ पे ठीक है, इसमें जहाँ जब इसका इन्फेक्शन हमारे पास कंफर्म हो गया, और जी मैम। उसके बाद हमें ये खतरा है कि अब इसमें एनीमिया हो सकता है, इसमें हाइड्रॉप्स हो सकता है, उसमें टाइम लगता है। सो जी हम इसमें जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो, जो उसका पल्सेटिटी वो इंडेक्स, मैम। पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसका जो हमने देखना होता है, तो वो हम हर 1-2 हफ्ते के बाद करवाते रहेंगे। और कम अज कम हम उस टाइम पीरियड में हम ये सारी सर्वेलेंस जो है ये 12 हफ्ते तक चलाते रहते हैं, क्योंकि जो इफेक्ट होना हो वो उसमें पता चल जाता है। बट व्हेन द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो स्टार्ट बी रेज, यानी जो कि 1.5 ऑफ फाइव मल्टीपल ऑफ मोम मिलियन होता है, तो वहां पे फिर हम सपोज ये रेज होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? शुड वी मैडम लेट इट गो लाइक दैट, और या हम उसको कोई ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं? मैडम उसमें हम ना वो कराते हैं बेबी का वो कार्डियोसेंथेसिस करा के ना मैडम उसका क्यों? हिमेटोक्रिट देखते हैं बेबी का अगर ठीक है। मीटर साइज डॉपलर ज्यादा है तो।
अगर उसमें हेमाटोक्रिट ना 25 से कम है तो इसका मतलब इंटरयूटाइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, तो फिर हम इंटरयूटाइन ब्लड ओके, ट्रांसफ्यूजन। देन वी गो फॉर द इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन यस मैडम। according to the hemoglobin level by as determined by chordocentesis। तो यस मैडम। इसमें ये अमूमन इसकी नौबत कम ही आती है, नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स में इतना स्वेरिटी तक अमूमन पेशेंट कम ही पहुंचते हैं, बट इफ इट डज सो तो फिर यस। हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि अब फीटल, जस्ट एज इन हाइड्रॉप्स फिटेलिस जो कि इम्यून हाइड्रॉप्स फिटेलिस है, तो उसमें भी हम अनीमिया की एक्सटेंट दे, उसमें तो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, उसमें तो रुकता ही नहीं है, बट दिस इज अ टेम्परेरी फिनोमेना। तो वहां पे अमूमन चीजें सेटल हो जाती हैं खुद ही, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली जो इसका रिजॉल्व होना होता है हाइड्रॉप्स का, वंस द थिंग्स आर ओवर और उसमें हेमोलिसिस बंद हो जाती है, एनीमिया ठीक होना शुरू हो जाता है, और हाइड्रॉप्स इतना सीवियर स्टेज तक नहीं पहुंचा हुआ, तो 5% में ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन यस। अगर ऐसा ना हो, हमारे सीरियल मॉनिटरिंग करने का मकसद भी ये होता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है या हाइड्रॉप्स अब डेवलप होने के चांसेस हैं, बिकॉज द फीटल एनीमिया अब डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से कॉम्पनसेटरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो बढ़ गया, तो ऐसी सूरत में हम फिर उसका एनीमिया डिटरमिन करते हैं, एंड इफ इट इज बिलो अ सर्टेन रेंज तो उसमें हेमाटोक्रिट के ऊपर बेस्ड डिसाइड करते हैं, तो फिर हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, इवन विदाउट हाई ड्रॉप्स डेवलपमेंट और आफ्टर द हाई ड्रॉप्स डेवलपमेंट। अगरचे आफ्टर द हाई ड्रॉप्स डेवलपमेंट उसमें थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अगर एक क्रिटिकल रेंज पे हेमाटोक्रिट हो जाए, ड्रॉप वो हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हम इसको फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। तो ये तो है जो इसका जो कि कर सकते हैं, बट हाउ डू वी ट्रीट इट? ये तो हो गया जो हाइड्रॉप्स का। पेशेंट में कोई ट्रीटमेंट की ऑप्शन है हमारे पास? कोई मैडम पेशेंट। इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं हम, या कोई एंटीवायरल दे सकते हैं हम? बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ द बेबी ऑल्सो। मैडम पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, एंटीवायरल का तो कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ, एंटीवायरल का तो कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या हम बच्चे को भी दे सकते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन का इसमें रोल है, थैंक लेकिन यू मैडम। मतलब फर्ज किया ये चीजें जरा थोड़ा सा एडवांस हो रही हैं, हम्म। तो ऐसी सूरत में ये पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसमें ऑलरेडी एनीमिया है, उसमें वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, एचआईवी के साथ हो, जिसमें चीजें वर्सन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वायरस क्लियरेंस कम होगी, वो लंबा फेज चलेगा, तो ऐसी सूरत में हम मदर को इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, बट नॉट इन द फीटस। ठीक है। यस। ओके मैडम। ठीक है, और इसमें जो हाइड्रॉप्स फर्ज किया हमने रिवर्स कर लिया यस। बाय इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, ऐसे बच्चों में कोई रिस्क होता है आफ्टर द बर्थ? मैडम उसको बाद में भी फीटस को भी जरूरत पड़ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। वो तो है, वो तो एक चीज है, लेकिन और कोई जी। मसला हो सकता है, खास तौर पे मसला इंट्रायूट्राइन मसला कोई हो सकता है? जी मैडम, मैडम मिस कैरी वो प्री टर्म लेबर हो सकती है, हम्म। फीटल बाकी तो लॉस हो जो सकता रूटीन है। के जो वायरल इन्फेक्शन के साथ है, आईयूजीआर है, आईयूडी है, प्री टर्म बर्थ है, ये सब चीजें तो होती हैं, ये तो जनैनी मसली सारों पे फिट कर सकते हो, हम्म। बट स्पेसिफिकली जो बच्चे हाई ड्रॉप्स जिनका रिवर्स हो जाए, या जो हाई ड्रॉप्स में स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाए, या जो सर्वाइवर्स ऑफ जो हाई ड्रॉप्स होते हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फॉर सम अननोन रीजन, और इसमें जो ज्यादा कॉमन होती है वो वेंट्रिकुलोमैगेली होती है, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, वेंट्रिकुलोमैगेली हो सकती है इन द सर्वाइवर्स ऑफ द हाई ड्रॉप्स। तो ये चीज है जो कि ऐसे बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ओके मैडम। तो जी अब मैडम। इसमें मेरा ख्याल है वी आर ओवर विद द हाइड्रॉप्स एज वेल। नाउ यस कमिंग टू द मीजल्स, मीजल्स वॉलंटियर। मैडम। थैंक यू मैडम, मैडम थैंक यू सो मच। ओके जी, मीजल्स वाली कौन है हमारी वॉलंटियर? ऑफलाइन तो नहीं हो गई इंतजार कर करके? मैडम डॉक्टर उम्मे कुलसूम है, मैं देखती हाँ हूँ। जी, कहाँ है वो? मैं कुलसूम। मैडम शो नहीं हो रही। ओके, अगर उम्मे कुलसूम नहीं है तो कोई और वॉलंटियर?
क्योंकि मीजल्स के अब अपसर्च हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन द डेवलप्ड कंट्रीज इवन। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आउटब्रेक हुआ था कुछ साल पहले हमारे मुल्क में भी। तो मीजल्स अफेक्टेड चिल्ड्रन को जब उनकी कोई प्रेग्नेंट मदर नर्स कर रही हो तो उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि दिस इज अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन। एक जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट है वो तकरीबन 12 से 18 सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकता है। एक इन्फेक्टेड बच्चा या एडल्ट 12 से 18 और नए मरीज पैदा कर सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हाईली कंटेजियस होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। और जाहिर है वो जो एडल्ट्स इन्फेक्टेड होते हैं उनमें प्रेग्नेंट मदर्स बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास कोई वॉलंटियर हैं फॉर द इंटरेक्टिव डिस्कशन और एनी केस प्रेजेंटेशन, और शुड वी कंटिन्यू एज सच, या कोई भी और वॉलंटियर उनकी जगह, कोई भी? मैडम मीजल्स बस आप की। कंटिन्यू कर दें। अच्छा, ऐसे ही कंटिन्यू कर दो, मैं ही बताती जाऊं। कोई इसमें वो इंटरेक्टिव डिस्कशन के लिए कोई नहीं है? ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमें हर चीज की, हम जो हर चीज जो डिस्कस कर रही होती हैं उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, जैसे चिकन पॉक्स की होती हैं। और चिकन पॉक्स की क्या थी? न्यूमोनाइटिस, हेपेटाइटिस, एनकेफेलाइटिस, ये सारी चीजें हैं जो कि ज्यादा सीवियर फॉर्म में होती हैं जब एडल्ट्स इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है प्रेगनेंसी। both humoral and the cellular immunity is at its low range। इसका रैश कैसा होता है? और दूसरी चीज ये कि MMR जो मीजल्स की जो हम वैक्सीनेशन लाइक रूबेला वैक्सीनेशन इज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें हो जाती है। तो इसमें जो है वो हमारे पास भी जो केसेस इवन 25 में भी हुए, जो अभी मैं बता रही थी कि मीजल्स में जो WHO ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है एक एलिमिनेशन का, वो ये है कि 1 मिलियन में सिर्फ 2 केसेस हों तो हम कहते हैं एलिमिनेटेड। लेकिन हमारे पास इवन जो 2025 में भी तकरीबन 80 केसेस पर मिलियन नोट किए गए, जो कि 5 times हायर हैं देन द स्टैंडर्ड सेट अप बाय द WHO। और चूंकि ये हाईली कंटेजियस है, सो इफ नॉट आइसोलेटेड प्रॉपरली, और अगर हम वैक्सीनेशन को रीशेड्यूल नहीं करते, रिव्यू नहीं करते, तो ये आउटब्रेक किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें डेथ्स का भी होना बहुत अनकॉमन नहीं है। ठीक है। और इसमें जो इसमें खास तौर पे जो बेबी का जो इफेक्ट है वो तो हम अभी कंसिडर करते ही हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन ऑल दीज थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वही होता है फीवर विद रैश के साथ, जिसमें हमने पर्टिकुलर फीचर्स हर एक की साथ साथ डिस्कस कर ली। तो इसमें जो है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात हो गई है। अब इसमें इट ऑल्सो प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फीवर विद फ्लू। ठीक है, उसमें कफ भी होती है, रनिंग नोज भी होती है, कंजंक्टिवाइटिस आंखों में भी अफेक्ट होता है। और इसके अलावा जो है वो ये तकरीबन रैश के निकलने से 4 दिन पहले, रैश के निकलने के 4 दिन बाद तक ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेट होती है। कॉप्लिक स्पॉट्स आर अ वेरी पर्टिकुलर फीचर ऑफ दिस, जो कि मैंने बताया था कि वाइटिश स्पॉट एट द हार्ड पैलेट। लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं और अमूमन ये रैश के निकलने से पहले आते हैं। यानी अगर बच्चे को कोई ऐसा है तो उसका मुंह खोल के देख लो, अगर एडल्ट है तो भी उसका देखा जा सकता है हार्ड पैलेट पे अगर वाइटिश स्पॉट है। दिस इज थ्रश ना हो, लेकिन अगर वो स्पॉट है, स्पॉट का मतलब ये कि बिल्कुल दाने दाने छोटे छोटे होंगे, वो कोई जेनरलाइज्ड कॉन्फ्लुएंट वाइटिश कलर नहीं होगा, तो उसमें दैट इज वेरी टिपिकल ऑफ मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं। जबकि हमने रुबेला में देखा था कि वो रेडिश वायलेट टाइप के स्पॉट्स थे इन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो इसमें ये चूंकि वायरल है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्विंग है, बट नॉट इन पेशेंट्स हु आर इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड एंड डेफिनेटली टेक्स अ बिट मोर सीवियर फॉर्म इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये यंग एज पे ज्यादा विरुलेंट होता है, प्रेगनेंसी में ज्यादा विरुलेंट होता है, मेल नरिश्ड में, अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में ज्यादा विरुलेंट होता है।
इसमें जो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं वो निमोनिया हो सकता है, जो ज्यादा सीवियर किस्म का निमोनिया, एडल्ट ऑनसेट निमोनिया जो है वो ज्यादा सीवियर फॉर्म में होगा ऑलमोस्ट इन 20% ऑफ द केसेस। और इसके लिए बाल दफा सपोर्टिव थेरेपी पे भी जाना पड़ता है। हेपेटाइटिस इसमें कॉमन होता है, डायरिया तो होता है, ये सीएनएस इन्वॉल्वमेंट अप टू 20% ऑफ द केसेस जो कि एनकेफेलाइटिस की सूरत इख्तियार कर लेता है। और मेटरनल डेथ हो सकती है इन 4 to 5% ऑफ केसेस में। तो ये जस्ट लाइक इन द चिकन पॉक्स, ये भी इस तरह की स्वेयर फॉर्म कर सकता है, ये मीजल्स भी। अब नाउ कमिंग टू द जो है फीटल इफेक्ट्स, बाकी एबॉर्शन, मिसकैरेज, प्री टर्म बर्थ, आईयूजीआर, आईयूडी, एवरीथिंग इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री, तो हम उसमें नहीं करते। अब एज कंपेयर टू जो कि रुबेला और उसमें पार्वो वायरस में हमने देखा था कि अर्ली ट्राइमेस्टर में इनका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, तो मीजल्स में कब ज्यादा होगा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन? इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे भाई आगे से यस और नो तो कर दो। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है एंड विद इन 10 days ऑफ डिलीवरी। तो ये इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, और ये और किससे मिलता है? हर्पीस में। हर्पीस में भी और चिकन पॉक्स में भी यही स्टेटस था कि बिल्कुल पेरीपार्टम उस पे हो तो उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाता है। अब इसमें जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, डेफिनेटली इट कैन मोर लीड टू द कंजेनिटल मीजल्स भी, जिसमें बच्चे के जो है वो बॉडी पे रैश इवन एट बर्थ भी होते हैं। तो ये जो पेरीपार्टम रैश होगा ये लास्ट ट्राइमेस्टर में और विद इन 10 days ऑफ द बर्थ होता है। इसमें डेफिनेटली इसमें जो है वो हेयरिंग लॉस इसमें होगा, जस्ट लाइक इन व्हाट इन्फेक्शन विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, रुबेला। ठीक है, अभी तो हमने डिस्कस किए। तो रुबेला की तरह इसमें भी जो है वो हेयरिंग लॉस उसमें हो सकता है, डेथ हो सकती है, और उसके अलावा एनकेफेलाइटिस, जस्ट लाइक इन मदर, जो कि मदर में भी इसने ऐसे किया। बहुत टिपिकल इसकी हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से इसका डायग्नोसिस जो है वो तकरीबन 90% केसेस में बन ही जाता है ऑन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री अलोन। लेकिन उसके अलावा जो हम जो बाकी सिरोलॉजी या पीसीआर हम करते हैं जैसे बाकी सारे इन्फेक्शंस में है, वो इसमें भी ऐसा ही होता है। और तकरीबन आईजीएम पॉजिटिव जो है ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि आईजीएम पॉजिटिव का क्या मतलब है और आईजीजी पॉजिटिव का क्या मतलब है। लेकिन ये 72 आवर्स आफ्टर द इन्फेक्शन आईजीएम बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके भी विद इन अ वीक, यानी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन आईजीएम, और आईजीएम के एंड जब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन आईजीजी भी बनना शुरू हो जाती हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? एनीवन? मीजल्स तो अक्सर बच्चों में तो देखा ही होगा, कभी ना कभी तो एनकाउंटर हो ही जाता है। तो इसमें आइसोलेशन क्या होती है? अगर किसी बच्चे को मीजल्स हो जाए तो उसमें हम कैसे आइसोलेट करते हैं? एनीवन? मैडम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। हाँ जी, सबसे पहले बेटा ये कंटेजियस है तो इसमें आइसोलेशन होती है। मास्क पहन के रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें। हाइजीन का मतलब ये है कि उस तरह से कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो है, आइसोलेशन जो है ये है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देनी है, फीवर के लिए, पेन के लिए, अगर रैश ज्यादा इचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इमोलियंट्स हैं, रेस्ट होगी, हाइड्रेशन होगी डेफिनेटली। और इसके अलावा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो तो उसके बचाव के लिए जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो मदर है, मदर में ये चीजें ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो सकती हैं। तो उसमें मेयोस चार्टी के मुताबिक मैटरनल अर्ली वार्निंग सिम्टम, जो ऑब्स्टेट्रिक अर्ली वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो हम इसमें करते हैं। एंटीवायरल तो कोई है नहीं है इफेक्टिव। और ये डिलीवरी हम इसमें अब थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा खतरा है, तो सिर्फ इसी के बेस पे हम डिलीवरी नहीं करते। ये कोई इंडिकेशन नहीं होती है अनलेस के कोई फीटल डिस्ट्रेस हो जाए या और हो जाए। और हमने ये भी देखा था कि चिकन पॉक्स में भी अगर हो जाए चिकन पॉक्स तो हम कोशिश करते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक डिलीवरी ना हो, अनलेस कि वो पेशेंट खुद ही लेबर में चला जाता है या और कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि बच्चे में फिर ज्यादा रिस्क होता है उसके इन्फेक्शन होने का, उसमें भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं गई होती।
और इसमें अगर फर्ज किया हमें ये देना भी पड़े बिफोर 36 वीक्स, अगर ये हो जाता है इन्फेक्शन और हमें किसी भी वजह से अर्ली करना पड़ता है, तो स्टीरॉयड कवर इसमें दिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग हम इन सारे इन्फेक्शंस में हम दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि मदर को मास्क वगैरह के साथ आइसोलेशन करनी पड़ जाती है। अब बच्चे में क्या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है? मैम इसमें हम ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं बच्चे को। दे सकते हैं विद इन 6 days ऑफ द एक्सपोजर, और ये तकरीबन 70 से 100% तक इफेक्टिव होती हैं। मदर में दे सकते हैं। फर्ज किया किसी मीजल्स वाले के साथ, जैसे चिकन पॉक्स में होता था, कि उसमें भी हमने उसका वो देखा, इम्यून स्टेटस देखा नहीं, या सीरो नेगेटिव है, तो हम उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की सूरत में। तो क्या हम इसमें जो मीजल्स को एक्सपोजर है, इसमें भी मदर को इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं? यस, वी कैन। अलबत्ता हम एमएमआर वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट में जरूर करेंगे, अगर वो नॉन इम्यूनाइज्ड है तो। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन की तो हमने पहले ही बात कर दी हुई है कि एमएमआर फर्स्ट ईयर ऑफ एज पे 95% इम्यूनिटी देता है, 1.5 साल की उम्र में 98% तक होता है, 18 साल की उम्र के बाद हम अडल्ट को भी दे सकते हैं इफ दे आर नॉट इम्यून। और इसके अलावा जो है वो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में भी मदर को वैक्सीनेट किया जा सकता है, और इससे बच्चे को भी इम्यूनिटी 3 महीने के लिए मिल जाती है। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पे अगर पेशेंट फर्ज किया नॉन इम्यून है, हम ज़ाहिर प्रेगनेंसी में तो नहीं दे सकते, लेकिन एक्सपोजर हुआ तो उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और बच्चा भी प्रोटेक्ट हो जाएगा फॉर अनदर 3 months बाय दिस पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। तो ये है जो कि इससे रिलेटेड है, मीजल से रिलेटेड। अब इनमें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक तो इन तीनों का आपस में, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हर्पीस वायरस, और इसके अलावा चिकन पॉक्स, ये सारे हैं जो कि हर्पीस में तो एक बड़ा टिपिकल वेजिकल्स बनते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स का भी रैश इससे मिलता जुलता ही होता है। हत्ता कि सिफिलिस में भी जो रैश बनता है वो भी उसकी बड़ी टिपिकल अपनी फीचर्स होती हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो भी सेकेंडरी सिफिलिस में इस तरह के रैशेज होते हैं। लेकिन ये जो तीन हैं, इनके सब के रैश आपस में मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू पर्टिकुलर फीचर्स जो कि हमने हर इन्फेक्शन के साथ साथ डिस्कस कर ली। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कवर करना ज़रूरी था, लेकिन चूंकि इसमें बहुत डिटेल में इतना जानना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, तो जो बेसिक इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको अगर पता होंगे तो फिर इसमें मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर बच्चा इन्फेक्ट होता है तो प्रेग्नेंट मदर भी इन्फेक्ट हो सकती है। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द ऑल इन एंड आउट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो और इसमें मेरा ख्याल है मीजल्स में तो कुछ और डिस्कस करने वाला नहीं है। हम्म, ठीक है। इन्फेक्शन से पहले, इन्फेक्शन के बाद क्या चीज़ें हैं, मदर कैसे इफेक्ट होती है, बच्चा कैसे इफेक्ट होता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं इन सारे इन्फेक्शन में। एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड इन मीजल्स, वरना फिर हम ये क्लास अब खत्म करें। मैडम अक्सर एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं, जैसे फीटल इफेक्ट्स जो होते हैं ना, वो पूछते हैं कि वेंट्रिकुलोमेगैली किस में होती है और हम्म हाइड्रोकेफलस किस में होता है। तो मैडम फिर हम्म उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वेंट्रिकुलोमेगैली खास तौर पे किस में होती है, हमने अभी डिस्कस किया, पार्वोवायरस में हो सकती है। ठीक है। एनकेफेलाइटिस जिसमें भी होगा उसमें वेंट्रिकुलोमेगैली हो सकती है, रुबेला में भी हो सकती है। ठीक है। यानी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जिसमें, अब अगर फर्ज किया अब आपकी की में जो एमसीक्यूज होते हैं, उसकी की में अगर 2-3 इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो, अब इसमें साइटोमेगालो वायरस में भी हो जाती है, पार्वो वायरस में भी हो सकती है, इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी। लेकिन जो ये डिपेंड करता है कि आपकी की में डाला क्या हुआ है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन जिसमें होगी वही आप चीज लिखोगे। और अगर हम इससे सारे इन्फेक्शंस में देखें तो वेंट्रिकुलोमेगैली मतलब साइटोमेगालो वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस को भी मिला के, तो किसमें सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं?
मैडम टॉक्सो में साइटोमेगालोवायरस सबसे ज्यादा होती है, टॉक्सो में। जी। मैडम टॉक्सो वो जो कैट से होता है ना इन्फेक्शन, उसमें वेंट्रिकुलोमेगेली होने का ज्यादा रिस्क होता है। हाँ, और सीएमवी और में ना मेरा ख्याल है माइक्रोबैक्टीरिया। साइटोमेगालोवायरस में भी उतने चांसेस होते हैं, बट जस्ट कंफर्म के टोक्सो और साइटो में कितनी, इन इन जो सारे जो हमने आज किए हैं इनमें भी हो सकती है, बट लेस एज कंपेयर टू दैट विद द साइटो एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ ये देख लो कि इसमें चांसेस जो हैं वो टोक्सो में ज्यादा हैं या साइटो में ज्यादा है। ठीक है, दोनों में कैल्सिफिकेशन, इंट्रासेल्युलर कैल्सिफिकेशन भी होती है, कोरियोरेटिनाइटिस भी हो जाता है, और ये वेंट्रिकुलोमेगैली भी होती है। सिर्फ ये देखना है कि इसमें ज्यादा किस में होती है, तो ये जरा थोड़ा सा कंफर्म करने वाली बात है। ठीक है, चलें जी, अब इसको फिर हम क्लास को बंद करें, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मैडम नेक्स्ट टॉपिक बता दें नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अभी हमारे इन्फेक्शन वैसे खत्म नहीं हुए, यानी ओके जो मैडम। मेरे हिसाब से है वो तो अभी मलेरिया भी रहता है और यस ट्यूबरकुलोसिस भी रहता मैडम, मैडम यस मैडम मुझे ये दोनों। ट्यूबरक्लोसिस में डॉक्टर आसिया शायद। है। जी जी। ट्यूबरक्लोसिस मुझे दे दे मैडम, मैं प्रेजेंट करूंगी और बेटा कोशिश ये तो करूंगी। आप इमरान साहब के साथ लेजॉन करें ना। चलें ठीक है, ओके मैडम। उन्हीं के साथ लेजॉन करके जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। मैडम मैं इंशाल्लाह केस लेके आऊंगी टीबी पे ना, अच्छा केस लेके आऊंगी। टीबी ट्यूबरकुलोसिस पे। यस मैडम। ओके, ठीक है, ये आप इमरान साहब के साथ लेजॉन कर लेना। ठीक है, ओके। चलिए, ओके जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो ओके, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम।